अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी और सब लोग हरिमोहन जी को जानते हैं, उनके चैनल्स पे भी विजिट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। आज थैंक जी यू आरजू। हमारे थैंक यू सर। आज हमारे और आपके या बल्कि पाकिस्तानियों के कहिए कि फेवरेट राहुल गांधी जी, आज जरा हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सुना है कि आपका मीडिया भी काफी कह रहा है कि उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ भी कुछ बातें की हैं, साथ ही अग्निवीर को लेकर भी उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो हमारे यहाँ तो खैर ये समझा जा रहा है कि वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन आई है, और इस किस्म की बातें आपको पता है पाकिस्तान में जो चलती है। तो कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी जी के आज के जो, या समझे क्योंकि ये तो खैर एक दिन के बाद लगेगा, तो समझिए कि कल जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा उस स्टेटमेंट्स को। आरजू जी, आपने स्कूल में क्लासरूम में एक ग्रुप या बंच ऑफ स्टूडेंट्स को देखा होगा जिनमें एक स्टूडेंट होता है, या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ही निकम्मे होते हैं, शोर मचाने में अव्वल होते हैं, लेकिन उन्हें टीचर से पंगे लेने में बड़ा मजा आता है। और वो टीचर से पंगे किस तरीके से लेते हैं, जैसे टीचर ने कुछ भी बोला, अच्छा मैडम सॉरी बस ये तो बता दो, अच्छा मैडम सॉरी बस ये तो कर दो, नहीं मैं तो ये करूंगा। और जैसे ही वो टीचर से बहस कर रहा होता है, पीछे वाले स्टूडेंट्स जो बाकी बैठे हुए होते हैं वो उसकी सिली जोक्स के ऊपर, लेम जोक्स के ऊपर, इडियोटिक थिंग्स के ऊपर, सबके ऊपर तालियां बजा रहे होते हैं और एक माहौल बना रहे होते हैं कि मजा आ गया मजा आ गया। वो मजा नॉलेज का नहीं होता, फैक्ट्स का नहीं होता। वहीं अगर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्लास में बोल रहा होगा, जो क्लास का टॉपर रहा होगा, अच्छी परसेंटेज लेके आता होगा, वो जब स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे तो उनकी बातों में लॉजिक होगा, भले ही वो थोड़ी बोरिंग लग रही हो लेकिन लॉजिक होगा। भले ही उनमें तालियां ना बज रही हो लेकिन उनके अंदर एक कंटेंट ऐसा होगा जो कि इवन जो किसी को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। इस बार इंडिया का एक प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा अपोजिशन है वो ऐसा इलेक्ट होकर आया है जिसका दूर दूर तक किसी तरीके से ना तो इंटेलेक्ट से कोई लेना देना है, ना ही किसी और चीज से। अगर आप राहुल गांधी के भाषणों को उठाकर देखेंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट को के अंदर खड़े होकर बोले, उनको अगर आप देखोगे वो भाषण तो नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं उनके एड्रेस कहेंगे। तो वो जो बोला उन्होंने वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसमें फैक्ट्स गायब थे, विजन गायब था। हाँ, इस बार राहुल गांधी ने एक जो नया काम किया वो ये किया है कि हर बार कुछ ना कुछ नया फ्रेम लेके आते हैं जिसके अंदर वो अपने भाषण को गढ़ के आ रहे हैं। जैसे पिछली बार वाले भाषण के अंदर उन्होंने एक चीज दी होगी, नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, और उसके बाद अभय मुद्रा अभय मुद्रा अभय मुद्रा, शांति, एकता, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे। लेकिन पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास 1 जुलाई को बोला था इन्होंने, क्या उसमें कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल निकल के आया? आंसर इज नो। क्या उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे हम ये कहें कि यार राहुल गांधी का विजन टू इंडिया पता लग गया? आंसर है नहीं। जोक्स बड़े अच्छे थे, शोर बड़ा अच्छा था, हो हल्ला बड़ा अच्छा था। हिंदूज को वायलेंट कहना चलो ठीक है, आप कह रहे हैं, हम आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पार्लियामेंट में मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कोई विजन दिया? फिर वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप ऐसे हम ऐसे, आप ऐसे हम ऐसे। पार्लियामेंट को इन्होंने इलेक्शन की स्पीच का प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे इलेक्शन का एक स्पीच देने के लिए पोडियम होता है, एक स्टेज होता है, पार्लियामेंट को उस डिग्रेड लेवल पर ले जाकर स्टेज बना दिया, जिसमें आप बार बार देखेंगे कि कभी ये कह रहे मेरा माइक बंद हो गया, कभी कह रहे मेरी फोटो टीवी पे नहीं आ रही, कभी कह रहे आपने टीवी बंद करवा दिया। भाई हमारे जो स्पीकर साहब है वो ये कह रहे हैं, भाई हमारी पार्लियामेंट में आप ही के डिसीजंस हैं कि हम किसी की फोटो शेयर नहीं कर सकते, फोटो नहीं दिखा सकते। आप फोटो दिखा रहे हैं, नहीं मैं तो दिखाऊंगा, मैं तो दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं यार कांग्रेस ने रूल पास किया था, नहीं सर कोई बात नहीं मैं तो दिखाऊंगा। अब प्रॉब्लम देखिए गवर्नमेंट की क्या है। अब जब आप इस चीज पर बहस कर रहे हैं, मैडम कह रही है बेटा ये गलत बात है, ऐसे मत बोलो, और बच्चा कह रहा है नहीं मैडम मैं तो बोलूंगा और मैं तो यही बोलूंगा, तो मैडम के पास ऑप्शन क्या होगा? उसको डांट देगी।
जैसे ही उस मैडम बच्चे को डांटेगी, वो बाहर जाके शोर मचाएगा, देखो मुझे मैडम बहुत मारती है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। यही चीज राहुल गांधी गेम खेल रही है। ये एक बिल्कुल सिंपल सी गेम है, प्रोवोकेशन ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात, गवर्नमेंट को काम मत करने दो, कोई बिल पास मत होने दो, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। हम बोलेंगे और पार्लियामेंट, अगर मैं बोल मतलब जैसे एक राहुल गांधी की सिंपल पॉलिसी है, अगर मैं बोलूंगा देन राहुल गांधी बोलेगा, तो राहुल गांधी बोलेगा, और गलती से भी सामने से अगर किसी ने शोर मचा दिया कि देखो ये हमें बोलने नहीं देते, दे आर डिक्टेटर्स, दे आर सो मच एरोगेंट, ये हमें बोलने नहीं देते। मैडम, प्रधानमंत्री ने 2 घंटा 40 मिनट के आसपास ऐसे कुछ बोला था, मोर देन 2 आवर्स। मोर देन 2 आवर्स प्राइम मिनिस्टर्स पार्लियामेंट को एड्रेस करते रहे, अपनी बात रखते रहे 2 जुलाई को। और मैडम 2.5 आवर तक कांग्रेसमैन ने वेल में जाकर इतना शोर मचाया कि प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। वो तो हमारे पीएम जो है वो बिल्कुल जिद पे अड़े हुए थे कि तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, मैं तो बोलूंगा। और यहां तक कि इंसल्ट तो उन्होंने मतलब अपोजिशन की धज्जियां तो तब उड़ा दी जब एक बंदे की आवाज कम आ रही थी, वो शोर मचा रहा था, वेल में खड़ा हो गया अपोजिशन वाला, आवाज कम आ रही थी, पीएम मोदी ने अपने ग्लास पानी का उसको कहा ले बेटा पी ले, फिर शोर मचा। मतलब इस लेवल पर ये मामला क्या है कि जब गवर्नमेंट का कोई भी बंदा बोलेगा, जैसे मान लिया अभी बजट रखा गया तो पूरी पार्लियामेंट में शोर मच रहा था। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं तो पूरी पार्लियामेंट में शोर मच रहा है। जब होम मिनिस्टर बोलेंगे या रेलवे मिनिस्टर बोलेंगे या फाइनेंस मिनिस्टर या मतलब लॉ मिनिस्टर बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, अपोजिशन इतना शोर मचाएगा कि इनको बोलने नहीं देंगे। और अगर गलती से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बोला तो वो शोर ये मचाएंगे कि देखो हमें बोलने दे रहे, दे आर डिक्टेटर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, पार्लियामेंट इज इन डेंजर। अब मुझे एक बात बताइए, ये गेम आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी हमारे सारे व्यूअर्स को। अब उसके बाद उसमें विजन क्या है, मुझे सिर्फ ये पूछ के बताया, मतलब हर कोई अपना कमेंट में बताए कि इसमें विजन क्या है। आंसर है कोई विजन नहीं है। मैडम, इनकी अब तक की सबसे, अब कल आज वाले जो मतलब कल वाला जो सेशन था पार्लियामेंट का जिसके अंदर इन्होंने एड्रेस किया, उसमें इन्होंने 2 वर्ड्स जिसके चारों तरफ सारे का सारा मामला घुमा दिया, चक्रव्यूह, महाभारत, और हम जो है वो शिव की बारात हैं। मैडम, शिव की बारात में पता है कौन थे? शिव की बारात में भूत, पिशाच, निशाचर, जितने भी नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं वो सारे शिव की बारात में थे। जितने भी इनडिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटीज है सारे वहीं थे। शिव की बारात अगर आप देखेंगे, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचरों की, दैत्यों की, राक्षसों की, डेमन्स की, ये बारात थी। अब शिव की बारात आई, इसका मतलब राक्षसों की बारात है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये असलियत में हमारे लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को यूज कर रहे हैं टू प्ले हिंदू कार्ड। अच्छा, लॉर्ड शिव का नाम लेंगे और इनको बीजेपी वालों को गालियां बकेंगे कि तुम तो वायलेंट हो और तुम हिंदू और वायलेंट हो। मैडम, लॉर्ड शिवा का नाम लेके अपने आप को डिफेंड करना और लॉर्ड और हिंदू और वायलेंट कह के बीजेपी को, पूरे हिंदू कम्युनिटी को डिग्रेड करना। अब उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एक अचीवमेंट पता है क्या, मतलब सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक पता है क्या इनका, कि कास्ट सेंसस करवाया जाए। हिंदूज में कास्ट बहुत सारी होती है, जैसे इस्लाम में बहुत सारे फिरके हैं, ऐसे हिंदूज में कास्ट होती है। अब कास्ट में किस कास्ट के कितनी परसेंटेज है, कितने नंबर है, ये पता भी तो लगे। अच्छा, मजे की बात ये, इनसे कहा जाए कास्ट सेंसस करवाना है कि हाँ जी करवाना है, तो मुस्लिम्स की भी जितने भी फिरके हैं वो गिन लेते हैं कि नहीं 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 वो नहीं गिनेगा, मुस्लिम इज मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम का तो वोट चाहिए तो वो मुस्लिम है। और हिंदू वोट क्योंकि कंसोलिडेट होकर बीजेपी की तरफ पड़ रहा है तो उसलिए उसको डिवाइड करो। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, कास्ट सेंसस में सारा मामला इनको बैकफायर करेगा, क्योंकि जिन कास्ट के ऊपर ये लड़ रहे हैं वही कास्ट आपस में लड़ेंगी और इनका वोट बैंक बिखरेगा। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इस टाइम पर इस बंदे को प्रॉब्लम, इंडिया के आने वाले प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। मैंने पीएम बनना है बस, कि मुझे पीएम बनना है और कैसे भी बनना है और मुझे पीएम बनाओ। मैं झूठ बोल के, मक्कारी दिखा के, बेकार मतलब जिसे कहते हैं कुछ भी करके पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाऊंगा। अब एक बेस्ट एग्जांपल,
इस बार भी इन्होंने कहा, जिसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनको इंटरफियर करना पड़ा, उनको इंटरवीन करना पड़ा। खड़े होकर उन्होंने चैलेंज दिया कि आप कभी भी डिबेट करना चाहें, कभी भी क्वेश्चन आंसर्स करना चाहें, मैं तैयार हूं, लेकिन मैडम क्या होता है, झूठ बोलो और भाग जाओ। एक सिंपल आदत है, झूठ बोलो भाग जाओ। जब आपके उस झूठ के ऊपर डिस्कशन शुरू हो तो दूसरी झूठ बोल दो, और जब तक दूसरी झूठ पर डिस्कशन शुरू हो तो तीसरी बोल दो। आप अपनी पिछली किसी भी झूठ पर डिस्कशन मत होने दो, लोग उसे भी सच मानते रहेंगे और आपके झूठों का अंबार लगता रहेगा और आगे बढ़ाते रहो। बस शर्त यह है, उस झूठ को पकड़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ये खेल हमारे यहां केजरीवाल खेलता था, अब ये खेल राहुल गांधी खेल रहा है। एक झूठ आया, लोगों ने उसे पकड़ा, तो उतनी देर में दूसरा झूठ आ गया। इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, अगर हम इसको देखते हैं राहुल गांधी के मामले में, तो एक चीज आपको दिखाई देगी, अग्निवीर। हमारे यहाँ आर्मी में एक रेफर हुआ है, जिसमें 4 साल के आर्मी के अंदर किसी भी 1 लाख के करीब हर साल 1 लाख के करीब ऑफिसर्स को, मतलब लड़कों को रिक्रूट किया जाता है। और वो जो 1 लाख लड़का रिक्रूट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें 75,000 वो कहेंगे कि ठीक है आप जाओ घर, आपको एक सर्टेन अमाउंट 25 लाख रुपए मिल गया, घर जाओ। और बाकी जो है उस बच्चे को रखा जाएगा आगे के लिए, फर्दर जो बेस्ट होंगे। 4 साल के लिए ना, वो 4 साल के लिए। हाँ। अब यहाँ इसमें एक अग्निवीर का लैंडमाइन के ऊपर पैर आ गया, वो बलिदान हो गया। आपके यहाँ शहीद कहते हैं, हमारे यहाँ उसे बलिदान कहते हैं, कि उसका बलिदान हो गया। अब जैसे ही उसका बलिदान हो गया तो मैडम शोर क्या मचाया कि उस अग्निवीर को कुछ भी नहीं मिला। हमारे यहां अगर कोई भी सैनिक या अग्निवीर शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए तो बेसिक इंश्योरेंस होता है, कि अगर वो बलिदान हो गया, शहीद हो गया, तो 1 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट से मिलेगा। और 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद उसको अप्रोक्सीमेट 60-65 लाख रुपए वैसे मिलेंगे। हमारे यहाँ एक सोल्जर को अप्रोक्सीमेट 1.5 और 1.7 CR के आसपास अमाउंट मिलता है। अगर उसे पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है एक सैनिक का, अगर वो शहीद हो गया है तो। बाकी बहुत डीप नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इतना है कि हमारे यहाँ पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं। हालांकि किसी के बलिदान को हम पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक हैंडसम अमाउंट इतना होता है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ उसके परिवार को पेंशन भी मिलेगी, जो फैसिलिटीज है वो भी मिलती है, और सब चीजें। अब मैडम बताइए क्या, यहां देखिए कैसे घुमा रहा है गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट को इस तरीके से घुमा रहा है कि देखिए, शहीद को पहले तो शोर मचाया कि जी उसे बलिदान के पैसे ही नहीं मिले। आर्मी ने भी कहा और गवर्नमेंट ने भी कहा कि देखो यार, जो शहीद था, बलिदानी था, उसको 98 लाख रुपीस हम दे चुके हैं। अब देखिए टेक्निकलिटी में कैसे उलझाया जाता है और झूठ कैसे बोला जाता है, इसे कहते हैं टेक्निकल झूठ। कहते हैं वो गवर्नमेंट ने पैसे थोड़ा ना दिए, वो तो इंश्योरेंस के पैसे थे। यार इंश्योरेंस भी तो गवर्नमेंट की कंपनी कर रही है, प्राइवेट जॉब तो नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट ही गारंटी दे रही है कि भैया तुमने जितने पैसे दिए उतना पैसे हम तुम्हारी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे को तुरंत मिलेगा। और बाकी जो हिसाब किताब लगेंगे उनके अकॉर्डिंग 60 या 70 लाख रुपए बाद में मिल जाएंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी भी तो गवर्नमेंट की है। अब यहां लोगों को बेवकूफ क्या बना रहे हैं, झूठ क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो पैसा इंश्योरेंस का था, गवर्नमेंट ने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने तो आज तक नहीं दिया और 1 रुपया नहीं दिया। आम आदमी को लग रहा है यार गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट पैसा खा गई। टेक्निकलिटी में किस तरीके से फंसाया गया। अब राजनाथ सिंह जी कहते हैं हमें इस पर डिस्कशन करनी है, कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि उसने झूठ बोल के भागना है ना, तो झूठ बोला, भाग गया, आप कुछ भी कर लो, हु केयर्स। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इसी तरीके की बहुत सारी झूठ है। अब जैसे इन्होंने एक शोर मचाया कि हमारे यहाँ जब बजट बनता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेट 200 के करीब ऑफिसर्स होते हैं, जिनको एक बंद कमरे में 2 महीने के लिए रख दिया जाता है और कहा जाता है कि एक मतलब बिल्डिंग में कि भाई आप पूरा बजट कंट्री का बनाओ और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। वो कंट्री का बजट बना रहे होते हैं। अब बजट जब बन जाता है तो हलवा खिलाया जाता है। आपके यहाँ कपड़े पे लिखा हुआ मिला था, हमारे यहाँ बांटते भी हैं। तो वो जो हलवा खिलाया जाता है, उस हलवे के अंदर क्या होता है, अब उस हलवे को जब बजट बन जाता है तो हलवा खिलाने की एक फोटो जारी हुई। अब देखिए शोर क्या मचता है कि आपके यहां सिर्फ 20 लोगों ने, 20 ऑफिसर्स ने पूरा बजट बनाया,
और 20 ऑफिसर्स ने पूरे इंडिया का बजट सिर्फ 2 बिजनेसमैन को दे दिया, अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी, बिल्कुल। इन दो को दे दिया और बाकी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसी के लिए कोई कुछ दिया ही नहीं। अब मैडम यहां पर या तो गवर्नमेंट बहस करे कि भाई हमने 2 करोड़ मकान बना दिए हैं, 3 करोड़ मकान और गरीबों के लिए बनाएंगे, ठीक है, तो वो यही शोर मचाएगा कहां बनाए, मेरे गांव में तो नहीं बना। और मैडम जिसका बन भी गया होगा उसको 5,000 रुपए दे दो, कहेगा भाई नहीं यार वो तो बनाया था, वो तो टूट गया, दोबारा बनाओ। मैडम जिसका बना था उसका बाढ़ में घर बह गया, गिर गया, कुछ हो गया, उसने खुद ही पंगे क्रिएट कर दिए, या फिर वो किसी दूसरी जगह आके खड़ा हो गया, या कम से कम वो झूठ ही बोल गया माइक पे आके कि यार मेरा घर कहां बना। तो मैडम इस चीज का कोई जवाब है कि यार 2 करोड़ मकान बन गए, 3 करोड़ में तेरा भी नंबर आ जाएगा, कंट्रोल कर ले कि नहीं। बिल्कुल। मैडम एक बहस को उठाना होता है, ये असलियत में खेल यही कर रहे हैं, हर मामले में, हर चीज में, हर जरा सी चीज में बहस करवा रहे हैं, और वो बहस इस लेवल की है कि अल्टीमेटली उसका कोई जवाब नहीं है। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं कि उस हलवा सेरेमनी के अंदर 20 ऑफिसर्स में से दो जो थे, बाकी सारे अपर कास्ट थे, एक मुस्लिम था और एक जो है वो ओबीसी था। मैडम बाकी 200 में से अगर 40% ओबीसी और दलित और मुस्लिम होंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1992 तक हमारे यहां रिजर्वेशन नहीं था, 95-96 में रिजर्वेशन आया, तो मैडम 30 साल बाद ही तो वो प्रमोट होंगे, या उनको आउट ऑफ द बॉक्स प्रमोशन दे देंगे। और राहुल गांधी से कोई पूछे कि आपके माताजी की जब सरकार चलती थी मनमोहन सिंह वाली, उसमें कितने ऑफिसर्स होते थे, तो लोगों ने वो वीडियो उठा के, वो फोटोग्राफ उठा के दे दिए, दिखा दिए कि भाई पी चिदम्बरम के टाइम पे तो सारे के सारे जो थे वो ब्राह्मण से, एक मुस्लिम भी नहीं था। यहाँ कम से कम एक मुस्लिम और एक, 20 में से एक मुस्लिम और एक ओबीसी तो है, बाकी बढ़ जाएंगे। मैडम इस पे किसी ने जवाब ही नहीं दिया, कांग्रेस इस फोटो को देख के भाग गई, लेकिन बहस तो शुरू करवा दी ना कि ये तो सारी की सारी सरकार अपर कास्ट की है, लोअर कास्ट की तो गवर्नमेंट ही नहीं है। अब बताओ इसमें कोई क्या जवाब देगा। नहीं तो पब्लिक नहीं देख पा रही कि वो क्या कह रहे हैं और क्या गलत कह रहे हैं। आजकल तो पब्लिक बड़ी स्मार्ट हो गई है सोशल मीडिया की वजह से और कई चीजों की वजह से, पब्लिक तो पकड़ लेती है एकदम, हमारी की पब्लिक तो एकदम पकड़ लेती है चीजों को। मैडम आपके यहाँ की पब्लिक जो है ना वो 2 तरीके की है, वैसी ही एक पब्लिक हमारे यहाँ भी 2 तरीके की है। एक पब्लिक वो होती है जो कंटेंट और जो मतलब लॉजिकल बातों पे ध्यान देती है और उसके लॉजिक सिंपल होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब नेट के ऊपर देखेंगे, काउंटर में करेंगे कि साहब आप भी तो ऐसे ही करते थे। दूसरी पब्लिक को इससे मतलब नहीं होता कि आप क्या करते थे। दूसरी पब्लिक को एक एंटी मोदी पॉपुलेशन अभी भी मौजूद है, जैसे आप कहे ना प्रो इमरान और एंटी इमरान, ऐसे ही हमारे यहाँ भी एंटी मोदी पॉपुलेशन मौजूद है, और वो एंटी मोदी पॉपुलेशन टॉप फ्लोर से लगभग खाली है। वो लगभग सारे मुस्लिम्स जो मौलानाओं के कब्जे में हैं, आपके यहाँ वाले और हमारे वालों यहाँ वालों का लेवल अप्रोक्सीमेट सेम है। हमारे यहाँ वाले बेटर हैं, लेकिन फिर भी मामला तो वही है ना कि अल्टीमेटली मौलाना ही उनको चला रहे हैं। जो लगभग 100% मुस्लिम्स हैं जो मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी ने क्या बोला इससे मतलब नहीं है, बस बोला इससे मतलब है, शोर मचा के बोला इससे मतलब है, और तालियां बज गई क्योंकि उनके पीछे वालों ने बजा दी तो इससे मतलब है। इसके अलावा राहुल गांधी से किसी को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एंटी मोदी है। ऐसे ही बहुत सारा एक छोटा सा सेक्शन ऐसा भी होता है जो कि एंटी मोदी मिलेगा आपको, कास्ट के नाम पे होता है सर, वो हर जगह होता है, लीडर के पीछे नेगेटिव वो ऑडियंस राहुल गांधी को मिल चुका है और उस ऑडियंस को अपना एक लीडर मिल चुका है। शोर इस चीज का है, पहले वो बिखरा हुआ था और हिंदू यूनाइटेड था, अब वो भी यूनाइटेड हो गया और हिंदू को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है कास्ट्स में, क्लैंस में और हर चीज में, और हर वो चीज उठाई जा रही है, हर उस चीज में शोर मचाया जा रहा है जिससे हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू सोसाइटी जो वो डिवाइडेड हो। बाद में एक दूसरे की गर्दनें काटे, उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे पीएम बनने के लिए सारे काम करने हैं, ये फर्क पड़ता है। और यही एक बड़ा रीजन है कि इस टाइम पर मेरे जैसा तो राहुल गांधी के अपोज में रहता है कि आप कंट्री का बर्बाद कर रहे हैं, आपके पास विजन क्या पहले वो बताओ। अच्छा मैडम, पूरे बजट डिस्कशन के अंदर एक बार डंकी नहीं बताई,
काउंटर कर ही नहीं पाया क्योंकि उसमें काउंटर करने की जगह ही नहीं थी। मैडम माइनॉरिटीज के अंदर हमारे यहाँ पे 3000 करोड़ रुपीस 3500 करोड़ रुपीस के आसपास अलॉट किए गए हैं और वो सारा माइनॉरिटी बजट जो है मुस्लिम्स के ऊपर खर्च होता है। मैडम 3000 करोड़ रुपीस का मतलब है माइनॉरिटीज में तो और भी सब आते हैं सर, सिर्फ मुस्लिम्स तो नहीं है। मैडम एक बात बताइए, सिखों की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़, मतलब मुस्लिम जो है वो अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ से, और दूसरी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की होगी जो अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ के आसपास है। उसके बाद सिखों की हो गई जो 1 करोड़ से भी कम है, बाकी तो कुछ थाउजेंड्स में है। अब मैडम पारसी जो है वो 40,000 है, 40,000 पारसीज है। अब उनको माइनॉरिटी गिने या मतलब माइक्रो माइनॉरिटी गिने। अब और वो इतने पैसे वाले, उन्हें वैसे भी माइनॉरिटी रिलीफ की जरूरत नहीं है। ज्यूज है, उन्हें माइनॉरिटी रिलीफ की जरूरत नहीं है। बुद्धिस्ट है, उन्हें ज्यादातर को माइनॉरिटी रिलीफ की जरूरत नहीं है। पारसीज को नहीं होगी, पारसी को नहीं होगी मैडम, सिखों को नहीं है। तो सारी की सारी माइनॉरिटी फंड्स को कौन एंजॉय करता है? मुस्लिम्स। अब उसको अगर 3000 करोड़ रुपीस में से 500 करोड़ रुपीस बाकियों को दे दिए तो 2500 करोड़ रुपीस बचे या नहीं बचे? अब प्रॉब्लम यही है कि शोर मचाया जा रहा है जी ये तो कुछ देते ही नहीं किसी को, सारा अडानी अंबानी को ले गया। मैडम, अडानी अंबानी को जो मिला उससे उनका जो टैक्स मिला, हमारे यहाँ अडानी अकेला जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 लाख से ज्यादा लोगों को काम देता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकेला बंदा, अकेली कंपनी 5 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यही हाल अडानी कर रहा है, यही हाल टाटा कर रहा है, बिरलास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लाखों करोड़ रुपए के जो बजट्स हैं वो जो पीजेंट्स हैं उनके कर्ज माफ हो जाते हैं। कितना कर्ज माफ होता है? अच्छा, सबसे ज्यादा मजे की बात पता है क्या मैडम हमारे यहाँ? कि सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? जो डायरेक्ट टैक्स है, कंपनियों को हटा दिया जाए तो मिडिल क्लास छोटे बड़े सारे टैक्स देता है। आप मानेंगे मिडिल क्लास के लिए इतनी सी रिलीफ नहीं है। मिडिल क्लास की टोटल इनकम का अप्रोक्सीमेट 40% जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है क्योंकि व्हाइट की इनकम है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी तब भी बीजेपी को वोट देके आते हैं। असली कोर वोटर बीजेपी का मिडिल क्लास है, उसे कुछ नहीं मिला। मगर सर एक चीज, जी जी सर एक चीज जरूर मैं पूछना चाहूंगी। मेरी इंडिया में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की बात हो रही थी कि हाँ भारत जो है वो चौथे नंबर पर चला गया इकोनॉमी में और 3rd पे चला जाएगा वो। लेकिन वो कह रहे थे जब मैं बाहर, वो कहीं भी बाहर निकलते हैं लोगों से मिलते हैं तो कह रहे हर बंदा जो है ना, हर कोई रो रहा है कि ये बुरा हाल है। जो लोग 5 लाख कमा रहे थे वो अब 3 पर आ गए हैं। अगर किसी मॉल में जाए, बड़े बड़े मॉल्स उन्होंने मुझे 1-2 का बताया कि वहां पे भी लोग कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे शॉपिंग करते हुए लोग कम दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों की हालत खराब है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो और स्ट्रांग हो रही है। तो ये पैसा किधर है? फिर पब्लिक जो है वो परेशान क्यों है? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए क्या है, शॉपिंग मॉल्स की बुरी हालत है, बंद हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिवली हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? मैडम, मुझे याद नहीं है मैं जो शॉपिंग मॉल, किसी भी वैसे मॉल में मूवी देखने गया हूं, सो गया हूं, शॉपिंग करने तो नहीं गया। अब जो शॉपिंग मॉल के अंदर एक शोरूम है उसमें बंदा जाता है, विंडो शॉपिंग करके आ जाता है। अगर मुझे कपड़े लेने हैं उसके लिए मॉल तो जाऊंगा नहीं, मेरे पास में बढ़िया से 2-4-10 शोरूम है, उसमें से एक ले लूंगा, काम खत्म। अब मान लिया, यही तो इन लोगों से भी तो सवाल पूछे जाए कि अल्टीमेटली आप गालियां बक रहे हैं कि बिजनेस नहीं है, ओके नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप अपने सामान जो कि आप यहां बेच रहे हैं, दुकान पहले जाके दुकान से लेके आते थे, वो सारा सामान ऑनलाइन आ रहा है। मैडम, जितनी डिलीवरी सोच कर देखिए, ये एक है फ्लिक की समथिंग कुछ ऐसी वो कंपनी है, आप मानेंगे उसकी बड़ी बड़ी जो है ना वैन चलती हैं। और वो एक वैन वाले से मैं पूछ रहा था, मेरे घर में भी राशन आया, वो ऑनलाइन आ गया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था तो ऑनलाइन आ गया। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कितना चक्कर लगाया था? कहता सर ये जो पूरा ट्रक सा भरा हुआ है ना, इसके अंदर कम से कम 5 लाख रुपए का माल है और इसके मैं 3 से 4 चक्कर डेली लगा देता हूं। अब सोचकर देखिए मैडम, आपके मतलब 4 चक्कर एक वैन वाला डेली लगा रहा है और पूरे इंडिया में कितनी बड़ी ये मार्केट है, और सारी की सारी मार्केट अगर ऑनलाइन आ गई है तो उसमें दुनिया आगे बढ़ी पीछे हटी?
लेकिन सर सिर्फ शॉपिंग मॉल्स की बात नहीं है, वो ये भी कह रहे थे कि किसी से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि अगर मेरा 5 लाख का कमाता था तो अब 3 पर आ गया हूँ, मतलब आम लोगों की भी बात है। मैडम मैं वही तो कह रहा हूं ना, आम आदमी का काम क्या होता है ये तो बता दो। आम आदमी दुकान चला रहा है, कुछ और चीज चला रहा है। अब जैसे ऑनलाइन टीचिंग, मैं टीचिंग का बताता हूँ। हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी में 90% टीचर्स जो हैं वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। क्यों बाहर हो गए हैं मैडम? 10-20 साल पहले जो टीचर उस टाइम पर 20 लाख रुपए महीना कमा रहा था, आज उसे 5,000 मतलब 5 लाख रुपए कमाने में रोना छूट रहा है। मेरा एक दोस्त है ना, सुजीत नाम है उसका, वो मैथ्स पढ़ाकर किसी टाइम पर 6-6 लाख रुपए महीना कमाता था। मैं बात कर रहा हूँ 10, 11, 12 की, 13, 14 तक 6 लाख रुपए महीना कमा रहा है मैडम। 6 लाख का 6 लाख कैश में जा रहा है। आज उसको 50,000 रुपए 50,000 देने में कोई राजी नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, ये मार्केट चेंज हुई है गवर्नमेंट की पॉलिसी? उस वक्त प्राइवेट सेक्टर था, अब प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन पे डिपेंड करता है। मैडम जैसे ही कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन मार्केटिंग चली, ऑनलाइन चला, मैडम टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जिन टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया, पहले एक क्लासरूम में टीचर पढ़ाता था 200 बच्चे, अब वही ऑनलाइन पढ़ा रहा है 12,000 बच्चे, 20,000 बच्चे। अब मैडम 200 में और 20,000 में क्या फर्क होगा ये बता दीजिए। मैं जब कॉलेज टाइम में था तब मैं पढ़ाता था बच्चों को, होम ट्यूशंस वगैरह लेता था। उस टाइम पर जब कॉलेज टाइम में होम ट्यूशंस लेता था तब मेरे पास एक बच्चे की उस टाइम पर फीस अप्रोक्सीमेट 3 से 4 हजार रुपए लेता था, क्योंकि थोड़े महंगे एरिया में क्लासेस वगैरह लेता था होम ट्यूशन। 4,000 रुपए आज से 20-22 साल पहले, 22 साल पहले 2 घंटे पढ़ाने के 4,000 रुपए महीना। आज मेरी बेटी जब 10th क्लास में गई तो फिजिक्स वाला के अंदर 1700 रुपीज में पूरे साल का कोर्स दे दिया। मैडम एक साल के 10th क्लास की फीस सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स की 1700 कहा तो 24 साल पहले मैं 2-3-4 हजार रुपए महीना का 1 घंटे का या 2 घंटे का ले रहा था, आज वही 1700 में पूरे साल की फीस हो गई। तो क्या उस फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक सेक्शन ऐसा है जो पीछे छूट गया। क्या वो सिर्फ इंडिया में छूट रहा है? क्या चाइना में नहीं छूट रहा? मैडम चाइना में जितना ऑटोमेशन आया उसे सबको बर्बाद करके रख दिया। मैडम चैट जीपीटी, एआई जितना आया, सब कितने सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गूगल ने निकाले हैं। दुखी हैं, सभी दुखी हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये वो लोग दुखी हैं जिन्होंने सिस्टम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, या फिर वो रेस में पीछे रह गए। अब छोटी सी एक बात है, मेरे मामा जी की दुकान चलती थी किताबों की, और बहुत अच्छी दुकान चलती थी, ऑल ओवर इंडिया उनकी बुक्स की सप्लाई थी। मैडम उनका अप्रोक्सीमेट, जहां तक मैं जानता हूं, मेरे को एक याद है, उनकी घर में बोरे होते थे ना, बोरे ब्लैक मनी के पैसे, जब उनका सीजन होता था पैसे बोरों में भर भर के रखते थे कि बाद में देखेंगे कुछ करते हैं, क्या करेंगे, पहले सीजन निपटाओ। आज वही है जिनको 2 लाख रुपए महीना कमाना मुश्किल हो रखा है, और कहा 1994-95 के अंदर वो 5-5, 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। आज वो 2 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे। अब कहने को तो वो गालियां बक रहे हैं, यार हमारा धंधा खत्म हो गया, लेकिन उन्हीं के कंपटीशन में जो कभी नहीं टिक पा रहा था, पीछे की दुकान वाला जो बहुत ही छोटी सी दुकान में बैठा रहता था, उसने समझा कि मैं कुछ लोगों को ऑनलाइन बुक्स दे देता हूं, तो उसने ऑनलाइन मार्केटिंग 2008-9 से शुरू करी। इनकी किसी टाइम पर इनके 4 ट्रक किताबें अगर उतरती थी तो वो इन्हीं की दुकान से 10 किताबें लेके बेच के आता था। आज उसके 20 ट्रक उतरते हैं और ये उसी से खरीद के बेचते हैं। अब मुझे ये बताइए, टाइम चेंज हो गया। जो ये 20 लाख रुपए कमा रहे थे वो 20 करोड़ रुपए कमा रहा है। उसने इनका नहीं, उस पूरी मार्केट के पैसे को खा लिया, क्योंकि वो अकेला था। अब ये उस काम को सीख रहे हैं, पीछे रह गए। अब इसमें मैं गवर्नमेंट की गलती बताऊं या इस खुद की पर्सनैलिटी की गलती बताऊं कि ये समय के अकॉर्डिंग, समय के टाइम के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़े? बिल्कुल, अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया। आज भी ऐसी सिचुएशन चल रही है और बहुत सारी जगह चल रही है। जी मैडम।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर वाकई में मैं भी समझती हूँ लोगों को अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, वरना जब मैंने सुना था तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा वाकई में लगता है कि लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं रहा कि कोई शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा, लेकिन वाकई ऑनलाइन शॉपिंग वाला या वाली बात जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान इस में बहुत बहुत जगह ऐसा हो गया है। अमेजन ने पूरी की पूरी रिटेल मार्केट कब्जा कर ली है। हाँ, अच्छा, अब एक बात बताइए, जिस इलाके एरिया में मैं रहता हूँ हमारे यहाँ डी मार्ट है और बिग बाजार है, बिग बाजार है, पता नहीं कौन सा है, रिलायंस फ्रेश है। अब मैं छोटी छोटी चीजें दुकानों से लेने जाऊं तो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, मैं रोज रोज 5-5, 10-10 रुपए की चीजें लेके आऊंगा। भाई गया, गाड़ी में जो भी महीने का सामान था वो भरा, लाके पटक दिया। अब मेरे पास टाइम नहीं है एक महीना जाऊं मैं। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं ऑनलाइन मंगा लूं। कई बार ऑनलाइन मैक्सिमम टाइम चले भी जाते हैं ऑनलाइन। अब आउटिंग के नाम पे, अब वहां पर वही वाली बात है ना कि अब उसको सॉल्यूशन क्या है। आपने अपग्रेड नहीं किया, आपकी 20 साल पहले दुकान चल रही थी, वो 20 साल पहले चल रही थी। इस गवर्नमेंट ने दुनिया में आपको आगे बढ़ाया। प्रॉब्लम यह है जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। वो जो पीछे छूट गए हैं असलियत में प्रॉब्लम उनके साथ है। अब उनके अपग्रेडेशन के लिए क्या किया जाए ये देखा जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है ना, आज भी अगर कोई इंसान अपने बेटे को परचून की दुकान में बिठा के कहता है कि तू बेटा अगले 40 साल इसी से कमा के खा लेगा, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ये बिल्कुल कह रहे हैं 20 साल पहले कमा चुका हूं। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई 20 साल पहले तुम कमा चुके हो, 40 साल से कमा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है दुनिया इतनी तेजी से बदली है कि आप पीछे छूट गए। आपका वो जो ग्राहक था वो ऑनलाइन चला गया, तो सामान तो अभी भी ऑनलाइन है, बस फर्क इतना है कि कंजम्पशन उतनी है, लेकिन वो ऑनलाइन चला गया। तो अब उसकी दुकान पे जो 20 नौकर काम करते थे वो 2 पे ही रह गया, तो वो 18 कहां जाएंगे? या तो 18 वो डिलीवरी बॉय बन गए। बिल्कुल। यस। अब मैडम हाँ, मैं एक को जानता हूं, वो कह रहा है सिर्फ वो बाइक के ऊपर सामान डिलीवरी करता है। कहता है भैया सुबह से लेकर शाम तक लगता जरूर है, लेकिन मैंने अपना 50 से लेकर 70 हजार रुपए महीने तक कमाते हुए मैंने अपनी कर्जा उतार दिया माँ बाप का। तो जो एम्प्लॉयमेंट कहीं था वो कहीं और शिफ्ट हो गया, ट्रू। और जो लोग वहीं बैठे रह गए वो प्रॉब्लम में है। समस्या ये है जी। और अगर वो ये सब कुछ नहीं समझेंगे तो वो इसी तरह से प्रॉब्लम में ही रहेंगे। अगर उन्होंने आगे बढ़ना है तो उन्हें बिल्कुल अपने आप को जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, वरना वरना कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैं इसमें आपको एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देता हूं। आप ये देखिए हिस्ट्री के अंदर एक हमारे यहाँ ना चमड़े का काम करने वाले को, चमड़े का काम करने वाले जिन्हें चमार कहा जाता है, आज के दिन वो कहेंगे उन्हें हम शेड्यूल कास्ट में वो काउंट करते हैं। ठीक है। अब काउंट करते मींस उनको कैटेगरी में रखा गया है, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में। अब इसे ऐसे देखिए मैडम, मामला क्या था, किसी टाइम पर जो एंशियंट वैदिक पीरियड थे, जब भी कपड़े का यूज नहीं हुआ था, तो सोसाइटी का हर बंदा इनके पास जाके कहता कि भाई ये जो लेदर है इसकी टैनिंग करके मुझे दे दे, पैसे बता। लेदर टैनिंग उस टाइम पर बेस्ट बिजनेस होता था। बाद में कपड़ा आ गया, वूल आ गया, लेदर टैनिंग कमजोर होने लगी। फिर उसके बाद जो आर्मर होता था वो लेदर का होता था। उसके बाद जब आर्मर लोहे का आने लग गया तो इनका काम और कम हो गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि सबसे बड़ी कि जब ब्रिटिशर्स आए तो शूज से लेकर हर चीज ब्रिटेन से बन के आने लग गई, तो इनका काम खत्म हो गया। अब जो उसी काम को अब तक कर रहे हैं तो वो तो पीछे रह गए। वरना एक टाइम ऐसा था कि इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, आज इनको कोई पूछता नहीं है। आज इनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रखना पड़ रहा है। बिल्कुल, प्रॉब्लम क्योंकि वक्त बदला है ना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग हैं, नहीं, गलत। जो हमारे जो सोसाइटी में ब्राह्मण्स थे, आज के दिन बनारस के ब्राह्मण्स, अब तो फिर भी सिचुएशन सुधर गई जब से ऑनलाइन आया और ये सब चीजें आ गई। उन्होंने काफियों ने इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया जब हम दोबारा अपने एंशिएंट कल्चर की तरफ जाने लग गए। मैडम हालत ये थी कि ब्राह्मण लड़कों की शादी नहीं होती थी क्योंकि इन्हें संस्कृत आती थी,
और संस्कृत एक आउटडेटेड लैंग्वेज थी। लोग भीख के तरीके से 2 रुपए दे जाएं सो दे जाएं, वरना मंदिर के अंदर इनकी रोटी तक नहीं चलती थी। दान के नाम पे पलते थे। भिखारियों वाली हालत हो चुकी थी। फटे हुए कपड़े और फटी हुई सब चीजें लेके बैठे रहते थे। अब प्रॉब्लम यही तो है कि उन्होंने सोसाइटी, मैं खुद ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे जो 1-2 रिश्तेदार ऐसे थे जो पीछे रह गए। वो इसलिए रह गए क्योंकि उन्होंने ना तो अपना प्रोफेशन चेंज किया, ना एजुकेशन का लेवल चेंज किया। मेरे परदादा के टाइम से अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज कम से कम कुछ कर तो पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो पीछे रह गए। अब वो पीछे जो रह गए उनका क्या किया जाए? वो आज भी संस्कृत के अंदर ही बैठे हुए हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। तो मैडम उनकी भी हालत वैसी ही है जैसी दलितों की है, पीछे रह गए, पैसे नहीं है, और दुनिया में माने या ना माने जिसके पास नोट है उसी को सलाम है। ऐसा ही है, बिल्कुल और सब जगह ऐसा ही है। तो वो आज नया नहीं है पीछे रहना, वो सोसाइटी में हमेशा चलता है। हाँ। अब मैं अपने बच्चों को जो सजेशन देता हूं वो क्या देता हूं कि बेटा देखो, दुनिया एआई की तरफ आगे बढ़ रही है, और एआई का नेक्स्ट लेवल क्या है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर मेरी बेटी 9th 10th क्लास में ये समझ पा रही है कि दुनिया में आज एआई है, तो 20 साल बाद एआई से आगे क्या होगा मुझे वो सोचना है, तब तो वो दुनिया के अकॉर्डिंग चलेगी। आज अगर वो सीखने बैठेगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, और मैं बस इतना ही करूंगी, तो मैडम चैट जीपीटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना के दे देता, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत क्या है? बिल्कुल। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी तो घर में बैठा हुआ है। एक एग्जांपल लास्ट, फिर उसके बाद ओवर करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। एक लास्ट एग्जांपल उठाकर देखिए मैडम, 2000 के आसपास एक कंप्यूटर इंजीनियर आता था। कंप्यूटर इंजीनियर भी नहीं होता था, वो सॉफ्टवेयर होता था, बेसिक एमएस ऑफिस, एमएस वही आता है, डॉस वगैरह। मैडम वो उस टाइम पर दिन के 5-5 10-10 हजार रुपए कमा के लेके जाता था, उसे सिर्फ वो मशीन समझ में आती थी। जो उस टाइम पर दिन के 10,000 रुपए कमाता था, आज उसे 10,000 रुपए महीने की सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो मैंने एक सीख लिया यही मेरे लिए रामबाण है और पूरी जिंदगी यही चलेगा। आज वो भूखे मर रहे हैं लिटरली, क्योंकि सबको आ गया, उसने आगे कुछ सीखा नहीं, पीछे रह गया। अब वो नौकरी मांगता ढूंढता है, और कहा तो बैंकों के अंदर जाता था, चौड़ा हो गया, भाई ऐसे करो, लाओ पैसे दो, मैं जा रहा हूँ। प्राइवेट था, उसका लाइसेंस था, बैंक वाले लाइसेंस दे के रखते थे कि कोई भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई वो जाके ठीक करेगा, सॉफ्टवेयर हो गई तो ये और हार्डवेयर हो गई तो ये। और आज वही 10-10 हजार रुपए की जॉब के लिए तरसता घूम रहा है। तो मैडम कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो लोग पीछे रह गए हैं, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा कलेश कर रहे हैं। वरना जितना हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है स्किल्ड वर्कर के लिए। अब प्रॉब्लम कई बार ये होती है, आप हैं तो स्किल्ड वर्कर, मेरे पास एक कंप्यूटर इंजीनियर आया, मैडम सोच कर देखिए, कंप्यूटर इंजीनियर आया, घटिया से कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रखी थी, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री, कैन यू इमेजिन, वो कंप्यूटर की तारें नहीं जोड़ पा रहा था। मतलब अंदर छोड़ना भूल जाइए, स्टार्ट करना भूल जाइए, वो कंप्यूटर की तारें जोड़ के ये नहीं कर पा रहा था कि हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, एंड ही हैड अ इंजीनियरिंग डिग्री। यार 2018 में जो सर 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे इमरान खान वाले, उसमें मैं एक पॉलिटिशियन है उनके साथ उनके मीडिया के लिए काम कर रही थी, तो मैं उनके ऑफिस गई, तो उनके ऑफिस मतलब बहुत सारे लोग होते थे उनके ऑफिस में, तो उनमें से एक आए और उनसे कहने लगी कि सर वो प्रिंटर में ना कार्ट्रिज लगा दें। वो उठकर गए, उन्होंने लगाया, तो मैं हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा इतना स्टाफ आपका टेलर, आप क्यों लगा रहे हैं? कहते इनको नहीं आता लगाना। तो उन्होंने अपने आप को इतना भी अपडेट नहीं किया था कि प्रिंटर ले लिया है तो वही प्रिंटर में कार्ट्रिज लगाना है, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं तो खुद लगा लेती हूँ मेरे घर में, मुझे तो समझ नहीं आई, मैं तो हैरान हो गई देख के कि वो इतने लोग वहां घूम रहे थे, और उनमें से सब बहुत स्टाइलिश किस्म के जैसे होते हैं ना एम्प्लॉयज, जो उनके ये क्या क्या मोबाइल उन्होंने लिए हुए और यूं करते घूम रहे, और किसी को कुछ नहीं आ रहा था काम, तो वो अपडेट कर ही नहीं रहे थे अपने आप को। और वहीं पर यही पूरी की पूरी कंपनी या जो भी उनको सपोर्ट कर रहा था, वही बंदा गया, यार नहीं मेरे को तो एक ही बंदे से काम चल रहा है, गेट लॉस्ट। तो वो सारे बाहर जाके कहेंगे यार हमने बड़ा कमाया, लेकिन हम ना अब नहीं कमा पा रहे, अब क्यों, अपडेट तो उन्होंने किया ही नहीं। बस
और मैडम सीखना कोई नहीं चाहता, वो तनख्वाह पूरी चाहता है, बढ़ानी चाहता है, सीखना नहीं चाहता। और बिल्कुल प्रॉब्लम सबसे उसी के साथ होती है जो सीखना नहीं चाहता। बिल्कुल, और मेरे ख्याल है हर एज में हर लेवल पे सीखना चाहिए, चाहे आप कितने भी ऊंचे लेवल पे चले जाएं। और ये चीज लेकिन अंदर से होती है, कोई शौक होता है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, लकीर के फकीर बने रहते हैं हमारे यहाँ, जो कहा जाता है कि बस जो चीज उन्होंने 10 साल 20 साल पहले सीखी है वो उधर ही बैठे रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, तब भी उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा पार्ट, उसे हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे पार्ट हाँ को, कि मैडम जो पैसे मिलते हैं ना, उनको लगता है बस इतना सही समंदर है, वो कुएं के मेंढक होते हैं, और वो उसमें इतने संतुष्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा दुनिया कहाँ जा रही है। सबसे बिल्कुल बड़ी ऐसा ही है। और पीछे रह ठीक है। जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है। बहुत शुक्रिया यस, कि आज आपने ज्वाइन किया। खरगोश वाली, बैठ वो मिल गया और बैठ गए, हाँ, बिल्कुल। आगे लेकिन आगे अपने नहीं अंदर चल। हर एक को, चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, मेरे ख्याल से हर वक़्त सीखते रहना चाहिए और उसी से जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू।